गाड़ियों में इतने भर-भर के फीचर्स आने लगे हैं जिनकी वास्तव में हमें ज़रूरत भी नहीं है। बट कुछ फीचर्स तो ऐसे हैं जिन्हें देखकर लगता है कि कंपनी वालों ने नींद में बनाए हों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिनकी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और कुछ फीचर्स तो ऐसे हैं जो कि अपनी सेफ्टी को भी कम करते हैं और गाड़ी चलाते हुए हमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रियर एसी वेंट्स के बारे में। तो कुछ गाड़ियाँ हैं जिनमें रियर एसी वेंट्स मिलते हैं और कुछ हैं जिनमें प्रैक्टिकल रियर एसी वेंट्स मिलते हैं। तो इनमें से मैं बताता हूँ आपको डिफरेंस क्या है। तो जैसे कि पुरानी एक्सेंट आती थी उसमें और जो hyundai क्रेटा आती है, इनमें जो रियर एसी वेंट्स हैं उनमें इतनी प्रैक्टिकलिटी नहीं है क्योंकि उसमें इतनी तेज़ हवा भी नहीं आती है जितनी कि आप एक्सपेक्ट कर पाते हैं कि जो आगे वाले एसी वेंट्स हैं उनमें से आती है। और वहीं हम बात करें जो स्कॉर्पियो एन है, उसमें जो रियर एसी वेंट्स हैं, उनमें हम बात करें तो वहाँ पर एक फ़ैन स्पीड आती है, यानी एक अलग से उसमें फ़ैन आता है, जिससे जो रियर एसी वेंट्स हैं, उनमें हवा तेज़ आती है। तो वो वाले प्रैक्टिकल होते हैं, बट जो रियर एसी वेंट्स कंपनियाँ दे रही हैं, जिसके कारण जो आर्मरेस्ट है उसमें स्टोरेज भी कम होता है, वो एसी वेंट्स बिल्कुल भी काम के नहीं होते हैं और जो आगे वाले एसी वेंट्स हैं, केवल उन्हीं की हवा पीछे तक पहुँच पाती है। फिर हम बात करते हैं सेकंड नंबर के बारे में और वो है एयर प्यूरीफायर्स। अब जैसे Hyundai क्रेटा और किया सेल्टोस की हम बात करें, तो इनमें जो एयर प्यूरीफायर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल अपन मान सकते हैं। क्योंकि उनमें जो एयर फ़िल्टर्स लगे हुए हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं और उनमें जो कीटाणुओं को मारने के लिए कुछ परफ्यूम टाइप की भी चीज़ें होती हैं, वो हमें काफ़ी हेल्प करती है एयर को प्यूरीफाई करने में। बट वहीं हम बात करें Hyundai वेन्यू में आने वाले एयर प्यूरीफायर को, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो एक उसमें एक सिंपल सा एक फ़िल्टर लगा हुआ है जो कि एसी के अंदर वैसे भी लगा हुआ होता है, एसी फ़िल्टर होता है। तो इसकी हमें प्रैक्टिकल ज़रूरत नहीं होती और ये केवल मेंटेनेंस को बढ़ाने का एक ज़रिया है और काउंटिंग में एक फ़ीचर लाने के लिए कंपनी जैसा करती हैं। अभी हम थर्ड फ़ीचर के बारे में बात करते हैं जो कि है वॉइस कमांड्स। अभी हम बात करें तो जो गाड़ियाँ हैं उनमें वॉइस कमांड्स आने लगे हैं, जैसे कि नई वाली स्कॉर्पियो एन है और अभी जो आने वाली थार वगैरह है और जितनी भी Hyundai वगैरह की गाड़ियाँ हैं उनमें वॉइस कमांड्स आते हैं जिससे अपन कुछ फ़ीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं बोलकर। तो वो उतने प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, जैसे कि आपको सनरूफ खोलना है तो आप वहाँ पर बोलोगे एलेक्सा ओपन दी सनरूफ। इससे अच्छा आप उस बटन को हाथ ऊपर करके क्लिक ही कर दोगे जितने में सनरूफ खुल जाएगी। तो ये चीज़ इतनी प्रैक्टिकल नहीं होती और जहाँ पर नेटवर्क नहीं होता वहाँ पर ये चीज़ काम भी नहीं करती है और कोई-कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि ये कई बार सुनती भी नहीं हैं। अभी हम बात करते हैं फोर्थ जो फीचर है उसके बारे में। अभी हम बात करें तो गाड़ियों में जो है ऑटोमेटिक हेडलाइट एंड वाइपर्स आने लगे हैं। तो अपन जो ऑटोमेटिक वाइपर्स हैं उनके बारे में अगर अपन बात करें तो ऑटोमेटिक वाइपर्स अपन प्रैक्टिकल मान सकते हैं कि जो बरसात है वो कभी भी आ सकती है और हर थोड़ी देर में तेज़, धीरे और बिल्कुल भी बंद हो सकती है। तो वहाँ पर आपको बार-बार उसको कम ज़्यादा वाइपर को करना या फिर वाइपर को ऑन ऑफ करना ना पड़े, इसलिए ऑटोमेटिक वाइपर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। बट आजकल जो गाड़ियाँ हैं उनमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी आने लगे हैं, जिससे जो रात होती है तब हेडलैम्प्स ऑन हो जाते हैं और वो जो फ़ीचर है वो बिल्कुल भी काम का फ़ीचर नहीं है, क्योंकि अगर आपको शाम हो जाएगी तो आपको केवल ऑन करना पड़ेगा लाइट को और उतना ही वो फ़ीचर काम करता है। उसके लिए अलग से सेंसर लगता है और एक अंदर अलग से उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स लगते हैं, जिनके बजाय अगर अपन सीधा ही रख लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ना तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स लगेंगे और मेंटेनेंस भी काफ़ी कम होगा। और जो कुछ गाड़ियाँ हैं उनमें क्या होता है, जैसे सामने से हाई बीम आ रही है तो वो डाउन और अप करता रहता है, वो एक प्रैक्टिकल जो ऑटोमेटिक हेडलैम्प है वो है। बट जो कुछ जैसे स्कॉर्पियो पहले क्लास S11 आती थी उसमें आता था, अब क्लासिक में वो चीज़ रिमूव कर दी गई है, बट उससे कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं है कि वो अप डाउन तो लाइट को करते नहीं हैं, वो केवल लाइट को ऑन करते हैं शाम को और सुबह बंद कर देते हैं। तो उतनी सी चीज़ के लिए एक पूरा सिस्टम अलग से लगाया जाए जो कि ऑटोमेटिक हो, वो इतना प्रैक्टिकल नहीं होता है। और अभी हम बात करते हैं फिफ्थ जो फीचर है उसके बारे में, और वो है यहाँ पर हेड्स अप डिस्प्ले। आजकल मारुति की गाड़ियों में और Hyundai क्रेटा जैसी गाड़ियों में भी हेड्स अप डिस्प्ले काफ़ी कॉमन हो चुका है, जिसमें आपको क्या है, मैप की डायरेक्शन दिखाई देती है सामने ग्लास की ओर और जो स्पीड है गाड़ी की वो भी वहाँ पर अलग-अलग इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। बट कुछ ड्राइवर्स जो हैं उनके द्वारा क्लेम किया गया है कि जो हेड्स अप डिस्प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करती है, क्योंकि अगर आपको फोकस करना है तो आप अगर रोड पर फोकस करेंगे तो आपको हेड्स अप डिस्प्ले वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको काफ़ी ब्लर दिखाई देगी, क्योंकि आपकी जो आइज़ है वो वहाँ रोड पर फोकस कर रही है, यानी दूर फोकस कर रही है, तो जो पास के ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें ब्लर कर देती है। और जैसे अगर आप उस हेड्स अप डिस्प्ले वाले जो नोटिफिकेशंस है उन पर ध्यान देंगे तो आपको रोड दिखाई नहीं देगा, तो इससे ये वाली जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा आपको इरिटेट कर सकती है, कारण है जो आपका गाड़ी चलाने में ध्यान है वो भी इधर से उधर हो सकता है। और इसकी हमें वैसे प्रैक्टिकली कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी भी हमें यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है वो आजकल हर गाड़ी में इंफोटेनमेंट सिस्टम में भी उनको देखने को मिलती है। और फिर हम बात करते हैं इससे अगले वाले सिक्स्थ पॉइंट के बारे में, तो वो है बिग साइज़ की जो स्क्रीन्स आती है आजकल गाड़ियों में। वो जैसे कि अपन एमजी की गाड़ियों की बात करें तो उसमें जो फिजिकल बटन्स है वो बिल्कुल भी नहीं है, पूरी बड़ी-बड़ी स्क्रीन्स आने लगी हैं, जिनमें सभी कंट्रोल्स वहाँ पर हमें मिलते हैं।
बट वो कंट्रोल्स इतने प्रैक्टिकल नहीं होते, क्योंकि अगर आपको एसी को ऑन करना है चलती गाड़ी में, या फिर टेम्परेचर को भी आपको कम या ज़्यादा करना है, तो उसके लिए आपको पूरी स्क्रीन में एक अलग से खोलना पड़ेगा। वहाँ पर टच कंट्रोल्स रहते हैं जिन पर आपको पूरा ध्यान देकर ही उससे आप चला सकते हैं। अदरवाइज़ फिजिकल बटन हो तो अपन ऐसे भी काम चला लेते हैं, तो वो भी सेफ्टी में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। और उससे के बजाय अगर वहाँ पर फिजिकल बटन हो तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। और जो कंपनीज़ है वो कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए ऐसे काम करती है ताकि इस डिस्प्ले की साइज़ बढ़ जाए, तो फिजिकल बटन के लिए एक्स्ट्रा वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं लगाने पड़े और एक डिस्प्ले से एक वायरिंग से ही पूरा काम हो जाए। अभी हम 7 पॉइंट के बारे में बात करें तो वो है यहाँ पर जो डुअल जोन एसी जो गाड़ियों में आने लगी है आजकल, वो वाली चीज़। तो डुअल जोन एसी इस तरह से होती है कि जो कंडक्टर और ड्राइवर है उन्हें अलग-अलग अगर हवा चाहिए तो वो लोग जो है अपने हिसाब से टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। बट ये वाली चीज़ इतनी प्रैक्टिकल नहीं हो सकती, क्योंकि एक ही मौसम में हर व्यक्ति को लगभग सेम सी हवा चाहिए होती है। किसी को अगर थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा चाहिए तो वो वहाँ पर एक एक्स्ट्रा अपने पास में जो मैनुअल वहाँ पर फंक्शंस रहते हैं कि अपन जो वेंट है उसे बंद भी कर सकते हैं। तो वो वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल रहती है। ऑटोमेटिक एसी काफ़ी अच्छा है, फीचर है कि उससे कंप्रेसर को कम ज़्यादा किया जा सकता है। बट जो डुअल जोन एसी है वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि अगर आप एक तरफ 26 पर टेम्परेचर रखते हैं, एक तरफ 16 पर रखते हैं, तो इतना डिफरेंस प्रैक्टिकली अपन कोई करेंगे नहीं, क्योंकि एक जो टेम्परेचर होगा बाहर का उसके हिसाब से हर किसी की बॉडी को एक सेम ही टेम्परेचर पर हवा चाहिए होती है। और फिर उसके कारण अगर कंप्रेसर फुल स्पीड में चल रहा है तो 26 के लिए ज़्यादा धीरे नहीं होने वाला है। तो वो काफ़ी ज़्यादा एक फालतू का फीचर अपन बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही केबिन वो टेम्परेचर तो एक ही रहने वाला है, चाहे इधर से गर्म और इधर से ठंडी हवा आती रही, बट टेम्परेचर कॉमन टेम्परेचर ही रहेगा क्योंकि केबिन सेम है। फिर हम बात करते हैं 8th पॉइंट के बारे में, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट। ये वाला फीचर जो है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो सकता है, कि कुछ लोग बोलेंगे कि हमें इतने पैसे अगर हम पे कर रहे हैं कंपनी को तो उसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट तो मिलनी चाहिए, और इसमें बिल्कुल भी हमें जोर नहीं आता और काफ़ी आसानी से हम सीट को एडजस्ट कर पाते हैं। बट हम बात करें तो फिजिकल में भी हमें इतना ज़्यादा जोर नहीं आता है गाड़ी की सीट को एडजस्ट करने में। और ये वाला फीचर इस तरह से है कि अगर आपको गाड़ी में मिल रहा है तो उसमें आपको मेंटेनेंस ऐड करना पड़ रहा है। जैसे कि अभी जो स्कॉर्पियो एन की अपन सीट लें तो उसमें काफ़ी ऑनर्स हैं, वो शिकायत करते हैं कि जो स्कॉर्पियो एन की सीट है वो काफ़ी ज़्यादा ये आवाज़ करती है, आगे पीछे एडजस्ट करते हैं तब कभी अगर उसकी मोटर ख़राब हो जाती है तो वो एडजस्ट भी नहीं हो पाती है। तो इसके बजाय अगर फिजिकली अपन उसको एडजस्ट कर लें तो वही इलेक्ट्रॉनिक से अपन कोई दूसरा फीचर गाड़ी में ले सकते हैं और वो चीज़ काफ़ी अच्छी रहेगी। बट ये जो लोगों के लिए है कि कोई लोग इसे प्रीफर करते हैं और कोई लोग इसे बोलते हैं कि ये बिल्कुल भी काम का फीचर नहीं है। तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिए कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट वाला फीचर है ये आपके लिए सही है या नहीं है। बट मेरे हिसाब से ये वाली चीज़ इतनी प्रैक्टिकल नहीं है। और अभी हम बात करते हैं 9th फीचर के बारे में, और वो आता है इलेक्ट्रॉनिकली गाड़ी को स्टार्ट करना, वो भी रिमोट की से, या फिर हम घर में बैठे बैठे फ़ोन से गाड़ी को स्टार्ट करें। तो ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल फीचर मुझे तो नहीं लगता, और ये लगभग किसी को भी ये प्रैक्टिकल नहीं लगता, कि अगर आपके पास में चाबी है और आप गाड़ी के पास जा रहे हैं तो आप गाड़ी के अंदर बैठकर भी उसे स्टार्ट कर सकते हैं। बाहर से गाड़ी को स्टार्ट करना बहुत से ओनर काफ़ी कम यूज़ करते हैं। अब ये वाला फीचर इस तरह है कि जो सनरूफ्स हैं उनमें से जो लोग हैं वो पहले तो गाड़ी को खरीद लेते हैं, बट उसमें एक एक्स्ट्रा मेंटेनेंस लेकर वो गाड़ी को खरीदते हैं, क्योंकि जो सनरूफ है वो काफ़ी मेंटेन करनी पड़ती है और उसमें मेंटेनेंस भी हमें आता है, यानी हमें उसमें लुब्रिकेशन भी देना होता है और उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण हमें उसमें खर्चा लगाना ही पड़ता है उसके बाद में। बट जो नई नई गाड़ियाँ होती हैं उनमें 2-4 महीने लोग फीचर्स को काम में लेते हैं, उसके बाद में कोई सनरूफ को खोलता भी नहीं है। और वही फीचर ये वाला है, जैसे कि हमें पता है कि गाड़ी को स्टार्ट और बंद करना हर कोई अंदर जाकर ही करेगा, या तो उसमें हो कि जो विंडोज़ है वो रोल डाउन हो जाए, वो फीचर काफ़ी अच्छा है कि हाँ, घर में भी विंडोज़ रोल डाउन हो जाएगी तो जो हीट है वो बाहर निकल जाएगी। बट गाड़ी को स्टार्ट और स्टॉप करना ये वाली चीज़ इतनी प्रैक्टिकल है नहीं मेरे हिसाब से। फिर हम बात करते हैं 10th पॉइंट के बारे में, और वो वाला पॉइंट है स्वैप डोर अनलॉक, जो कि बूट वाला डोर होता है। अब जैसे फॉर्च्यूनर में आता है कि आप पैर को नीचे से घुमाएंगे तो वहाँ पर सेंसर होता है, वो बूट को अनलॉक कर देता है, जिसके कारण बूट खुल जाती है। अभी आप गाड़ी में बैठे हैं और फिर में पीछे जाकर, जैसे अभी कोई गाड़ी में बंदा है और पीछे जाकर कोई स्वैप कर देगा तो भी वो वाली चीज़ खुल जाती है, और वो इतनी प्रैक्टिकल होता नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर वहाँ पर बटन भी हो, अगर आपके पास कोई सामान है तो आप में इतनी तो हिम्मत है कि आप उसको रख कर बूट खोल के और अंदर रख सकते हैं। इतना तो कोई इसे यूज़ भी नहीं करता कि इतना भारी सामान कोई कैरी कर रहा है और वो बूट खोल के भी नहीं जा रहे हैं। तो ये वाली चीज़ तो सभी को पता है। और एक फीचर और है, जैसे मैं घर से निकल कर गाड़ी के पास तक जा रहा हूँ सामान लेकर, तो मैं घर से उस चाबी को दबा सकता हूँ सामान को उठाने से पहले भी, तो वो एक्स्ट्रा सेंसर ऐड करने की वहाँ पर उतनी ज़रूरत होती नहीं है। अभी जो 11th और 12th पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ड्राइवर उसे काफ़ी इरिटेट कर देते हैं कभी कभी, और वो है, एक तो है टच सेंसिटिव कंट्रोल्स। अभी हम बात करें तो जो गाड़ियाँ आने लगी है टाटा की नई वाली, जितनी भी नेक्सॉन और हैरियर वगैरह है, टाटा की पंच भी अपन इसमें ही ले लेते हैं,
तो जितनी भी कार वगैरह जितनी भी गाड़ियाँ हैं उन सब में जो एसी के कंट्रोल्स हैं वो टच पैनल्स आते हैं, यानी वहाँ पर फिजिकल बटन्स नहीं आते, केवल टच आते हैं। तो उसे जो टेम्परेचर कम ज़्यादा करना या फिर ब्लोअर को चेंज करना कि शीशे की तरफ हवा या पैरों की तरफ, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि उसके कारण जो ड्राइवर है उसको उस तरफ पूरा ध्यान देना पड़ता है। फिजिकल बटन्स नहीं होंगे तो वहाँ पर पूरा ध्यान देकर उस ड्राइवर को वो वाली चीज़ चलानी पड़ती है। तो ये जो टच वाले कंट्रोल्स हैं ये भी बिल्कुल यूज़लेस फीचर है और उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स भी लगाने पड़ते हैं। और फिर जो लास्ट वाला फीचर आता है वो यहाँ पर है कि जो गाड़ी है उसमें बिग साइज़ की सनरूफ्स आने लगी हैं। ये सनरूफ आती है जब ठंडा मौसम हो उसमें खोलने के लिए, ताकि ऊपर से धूप आती रहे। बट इंडिया में इतनी गर्मी पड़ती है और इतनी 8-9 महीने तक भी आजकल हर साल गर्मी पड़ती है, जिसमें कोई भी सनरूफ को यूज़ नहीं करता, बट उसे एक मेंटेनेंस के तौर पर 2-4 लाख रुपए एक्स्ट्रा देकर किसी वेरिएंट में ले लेते हैं और फिर उसमें से बच्चों को बाहर निकालते हैं, जो कि बिल्कुल भी सेफ्टी के हिसाब से सही नहीं है और काफ़ी ज़्यादा अनसेफ चीज़ है। काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं जिनमें सनरूफ के जो ग्लासेस हैं वो टूट जाते हैं, उसके कारण जो अंदर बैठे लोग हैं उनके काफ़ी इंजरीज आ जाती हैं। और वहीं पर अगर रूफ टॉप मेटल का हो तो वो वाली चीज़ काफ़ी कम हो जाती है। तो ये जो फीचर्स मैंने आपको बताई, यूजलेस फीचर्स, ये आपके राय में मैंने सही बताई या गलत, वो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी गाड़ी के बारे में या कुछ भी इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच।